everyone, this is Akanksha. First of all, good evening to all of you. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपना पढ़ाई कंटिन्यू बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग, इससे पहले भी हम लोगों ने कंप्लीट किया ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आपको पता है, हर शनिवार के शनिवार 7 बजे आप लोगों के साथ लाइव आती हूँ ऑब्जेक्टिव के साथ, कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ। तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव किया था। कुछ सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। आपको समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है एंड आपसे कितना बना है। आज हम लोग देखने वाले हैं वो 2 चैप्टर का मिक्सअप, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अक्सर चैप्टर अलग अलग आता है तो सही रहता है, क्योंकि एक चैप्टर पढ़ के आते हैं तो उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछे हम लोग तुक्का लगाकर भी सही आंसर दे देते हैं। अगर मिक्स आ जाए तो एग्जाम में तो सारे चैप्टर मिक्स आने वाले हैं, तो मिक्सअप चैप्टर का भी थोड़ा सा रिवाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ कर लेते हैं। तो बिना देरी का हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप बिना स्क्रॉल किए हुए लगातार अंत तक बने रहना इस वीडियो से, कोई भी इधर उधर जाएगा नहीं एंड लाइव चैट पे अपना डाउट पूछ सकते हो। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगे, में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सारे लोग क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में ड्रॉप करेंगे। तो ये देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों का मिक्स क्वेश्चन होगा, तो इससे घबराना नहीं है। आप देखो बस कि हमसे कितना क्वेश्चन बन रहा है। जितना जैसे जैसे अभी ट्राई करोगे आपका उतना ही बेहतर, जितना क्वेश्चन आप ट्राई करोगे उतना ही बेहतर आप एग्जाम के लास्ट तक हो पाओगे और एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकते हो। अब ये देखो, हमारा रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आप अपना मार्क्स भी काउंट करते जाना कि आपको कितना मार्क्स मिला, बिना कोई बेईमानी का, ठीक है। एंड मार्क्स भी अपना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर कर देना, जिससे मैं देखूँ तो जितने सारे स्टूडेंट मेरा क्लास कर रहे हैं वो कितना मार्क्स ला पा रहे हैं, कुछ भी सही वो कर पा रहे हैं या नहीं। चलो ये देखो, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन है? और ये सारा ऑप्शन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे इस क्वेश्चन में, तो आप लोग बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन है खाने का सोडा, ऑप्शन बी है नौशादर, अगला क्वेश्चन है धोबन सोडा, अगला है फिटकरी। जब दाढ़ी बनाते वक्त पापा जी या दादाजी जो भी बनाते हैं, उनका जब कट जाता है गाल, तो वो क्या यूज करते हैं? ये सारा चीज यूज करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ब्लड आते वक्त तो क्या यूज करते हैं? फिटकरी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। जिनका भी जो डी डाल रहे थे उनका सही है। गुड। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। इजी सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं कि ये कौन से चैप्टर से पूछ लिया गया। चैप्टर क्यों याद करना? सारा कंसेप्ट क्लियर है ना? बस अब बस इसको पढ़ना है एंड आंसर डालना है। चलो अब इसको देखो और इसका बताओ। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? और फेरस सल्फेट जब यहाँ दिया है तो इसका आपको आना चाहिए सूत्र भी, ठीक है, रासायनिक सूत्र। तो ये है फेरस सल्फेट। अब आप बोलोगे कि फेरस सल्फेट तो हम कभी देखे नहीं है, इसका कलर कैसे जानेंगे? जिन्होंने लैब किया होगा उसको पता होगा। तो आप कुछ कुछ यौगिक का, जैसे सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर आयोडाइड था, ये सारे का ना एक बॉक्स बना दो एंड उसमें उसका कलर भी लिखते जाओ। कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट के साथ जब कील, काठी जिसको बोलते हैं, वो जाता है तो वो रिएक्शन, लोहा जब रिएक्शन करता है तब उसका कलर कैसा हो जाता है। ये सब कलर आप एक नोट बना लो और उसको रोज रोज देखते जाना, आपको याद हो जाएगा अंत तक। अब ये बताओ, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? यहाँ है श्वेत, भूरा, लाल और हरा। तो इसका कलर होता है लाइट ग्रीन, मतलब हरा। आप इसमें ऑप्शन डाल सकते हो, ठीक है। कैसे कलर, कौन से कलर का होता है? तो हरा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। जिनका भी ये था वो सही है। अब ये बताओ, ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कौन से चैप्टर का है ना, क्योंकि उसमें यही सारा तो यूज देख रहे थे, यही तो नया चीज देख रहे थे कि ओ ये भी पढ़ना पड़ता है। वो कुरकुरे वाला जो रहता है, आलू चिप्स लेज वाला जो रहता है, वो हमको ठगता नहीं है। वो कुछ वजह से उसमें गैस भरा हुआ रहता है, और वो कौन सा गैस रहता है ये आपको पता होगा।
तो यहाँ क्या लिखा है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है और क्यों भरी रहती है, ये आप लाइव चैट में अपना आंसर ड्रॉप करोगे। क्यों भरी रहती है इसमें, अगर जो भी गैस इसमें भरा रहता है, तो कौन है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, हीलियम। तो कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन, बिकॉज ये लेस रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इसमें कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन। गुड। अब ये बताओ, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र मैंने बताया था, आप जब सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें जितना सारा यौगिक आपको पढ़ना है, लवण आपको पढ़ना है, वो सारे का रासायनिक सूत्र प्लस जनरल नेम। ठीक है, कॉस्टिक सोडा को और क्या बोलते थे वो भी आपको पता होना चाहिए। कॉस्टिक सोडा को और क्या बोलते थे, रासायनिक नाम क्या था उसका, वो भी आप लिखो तो फटाफट से, और इसमें आंसर डालो कि इसका आंसर कौन है, क्या होगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर CaOCl, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और कैसे बनता था वो आपको पूरा पता भी होना चाहिए कि पहले हम लोग लेते थे सालाइन सॉल्यूशन, मतलब नमक का घोल लेते थे, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, इलेक्ट्रोलाइसिस उसका करते थे, तब वो वाटर से रिएक्शन, उसी में आयन में टूटता है, वाटर से रिएक्शन करता है, फिर यहाँ पे बनाता था NaOH, है ना, यही तो होता था उसमें। तो और क्लोरीन गैस भी रिलीज होता था। कौन से एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, ये सारे रिएक्शन के साथ आपको पता होना चाहिए। मैंने क्लास में करवाया भी है, तो इसको आप जाके, अगर ध्यान में नहीं है तो अभी एक बार देख लो, आपको ध्यान आ जाएगा। और सारी चीज को फील लेकर पढ़ना है ना, क्योंकि अधिकतर बच्चे 10th में लेबोरेटरी नहीं जा रहे होते, लैब नहीं कर रहे होते। तो हम सोच तो सकते हैं ना कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, एक बीकर होगा जिसमें नमक डाल रहे होंगे, नमक का घोल डाल रहे होंगे, उसमें 2 रॉड घुसा रहे होंगे, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, यहाँ एनोड पे कुछ और हो रहा होगा, कैथोड पे कुछ और हो रहा होगा। तो ये सब बस रिकॉल करते जाओ और उसके बारे में सोचते जाओ, ध्यान आते जाएगा, आपको याद भी होता जाएगा। अब ये रहा क्वेश्चन, ये रहा सबसे फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ रहे होते हैं उसमें सबसे पहले और पहला जो रिएक्शन होता है यही आ रहा होता है ना, NCERT बुक में जब देख रहे होते तो यही वाला रिएक्शन आ रहा होता है। चलो ये बताओ, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है, पीला, चमकीला, उजला, या लाल या नीला, जल्दी से बताओ। और एक और चीज आपको ड्रॉप करना है लाइव चैट में, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग उसको रेगमाल से, सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं, ये भी आप इसका भी आंसर ड्रॉप करो और इसमें से आंसर बताओ जल्दी से। तो इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, चमकीला उजला। ठीक है, एकदम लाइट, ब्राइट लाइट जलता है ना उससे। गुड, चलो अब ये बताओ, ये भी बहुत इजी पे है, जंग, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, यहाँ इतना सारा है। और एक और चीज, ऑप्शन में जितने भी सारे ऑप्शन है ना, सारे आपको समझ में आने चाहिए। विकृत गंधिता लिखा है यहाँ पे, संचारण लिखा है, विस्थापन लिखा है, सारे का मतलब क्या होता है। इससे क्या होगा ना कि आपको दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर देने के लिए एबल हो जाओगे आप लोग। ठीक है, कहीं अगर विकृत गंधिता के बारे में पूछे तो अब आप विकृत गंधिता अगर जान गए तो समझ जाओगे ना कि हाँ विकृत गंधिता का मतलब ये होता है, कंफ्यूज नहीं होगे। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, पता है आपको क्या कहते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, तो संचारण बोलते हैं, है ना। विकृत गंधिता तो भोजन जब खराब हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने पे उसको बोलते हैं, दुर्गंध आने लगता है उसको बोलते हैं विकृत गंधिता। ये तो रिएक्शन का टाइप है, इनमें से एक तो आंसर है ही संचारण। गुड, अब इसका बताओ, मैंने क्लास जब स्टार्ट किया था उसके बेसिक लेक्चर जब बता रही थी उसी टाइम आप स्टार्ट किया था बहुत सारा लिखवाए थे यौगिक, जिसमें से ये भी एक यौगिक था कि बूझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होता है, और संगमरमर का बिना बूझा हुआ चूना, ये सब ना इंपॉर्टेंट यौगिक होता है, पूछ ही लेता है हर एग्जाम में, याद कर लेना। ठीक है,
और इसको याद करने का एक बार ट्रिक भी बताई थी कि कैसे आपको याद करना है, बूझा हुआ चूना और बिना बूझा हुआ चूना में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या लिखा है, बूझा हुआ चूना का सूत्र बोल रहा है। बिना बूझा हुआ चूना होता है एक, और एक होता है बुझा हुआ चूना। एक को बोलते हैं क्विक लाइम, एक को बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। तो अगर बूझा हुआ चूना का बात करें, मतलब चूना में पानी डाल के उसको बुझा दिया गया है। अब जब पानी डाला है तो कैल्शियम वाला जो होता है सूत्र, उससे कुछ H2O से रिएक्शन करेगा और क्या बना रहा होगा, CaOH का होल ट्वाइस ना। CO, इसमें देखो वाटर का कोई कंपाउंड इसमें नजर नहीं आ रहा, इसमें ऑक्सीजन तो आ रहा है, इस तो बस कैल्शियम है। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको याद करना है कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बूझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर डाल देते हो तो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तब तो उस पर चमक आता है। दीवार में जस्ट पुताई करोगे तो तुरंत चमक नहीं आता है, थोड़ी देर बाद चमक आता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे वायु में प्रेजेंस, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके तब आता, अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण चमक आता है थोड़ी देर बाद। समझ में आ रहा होगा आपको। एंड सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं एग्जाम में। सारा जो है प्रीवियस ईयर से कुछ कुछ लिया गया, एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना ज्यादा आप प्रश्न करते जाओगे, ऐसा हो सकता है ना कि हम एक चैप्टर से इतना सारा क्वेश्चन तो कर लें कि उससे कुछ क्वेश्चन बने ही नहीं कि अब क्या क्वेश्चन बने, मतलब ऐसा दिमाग में ना आए कि अब क्या बन सकता है क्वेश्चन। अगर हम सारा क्वेश्चन एक तरफ से कर ले तो कितना सही रहेगा कि एग्जाम में किधर से भी पूछे उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछने वाला है, हम फटाक से आंसर दे पाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव भी आप सही करके आ रहे हो, और सब्जेक्टिव में क्या रहता है, बस कहानी बनाना रहता है, आपको जो आता है उसको अपने वर्ड में लिखना होता है, तो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। क्लास में करो या फिर घर बैठे करो। चल अब स्टार्ट करते हैं अगला। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप जब भी केमिस्ट्री भले ही छोटू सा पार्ट है, बट कुछ मार्क्स तो अपने पे रखता है। अगर इसमें भी मार्क्स नहीं आए तो मार्क्स फिर कम होगा। वही थोड़ा थोड़ा कम मार्क्स बहुत गिल्ट फील करवाता है कि काश पढ़ लेते तो अच्छा मार्क्स आ जाता है ना। ये आपको बाद में ना सोचना पड़े, इसके लिए आप अभी से ही पढ़ते रहो और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। चलो अब ये बताओ, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ से बना होता है, फटाफट से बताओ। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, कवक है, लिचिन है, जिम्नोस्पर्म है, इनमें से कोई नहीं। मैंने बताया था क्या कि लिटमस विलयन जो है, लिटमस का जो सोल्यूशन है वो कहाँ से लाया जाता है, लीचिन, जो एल्गी का दोस्त होता है। एल्गी जानते हो, वो जो काई जिसको बोलते हैं, हरे कलर का पानी के पास जम जाता है, उसी के साथ उजला कलर का जो होता है ना उसको लीचिन बोलते हैं। वहीं से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, वहीं से निकाला जाता है लिटमस सोल्यूशन, जो सूचक की तरह काम करता है। ये बताने में काम करता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होने वाला है, लीचिन। देख रहे हो ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। आप क्वेश्चन अगर पढ़ भी नहीं पा रहे हो किसी भी कारण से, तो आप बस क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन बनाना बहुत अच्छी बात होती है। आप बनाओगे बार बार एक ही चीज को आप टिक कर रहे हो, तो एग्जाम में भी अगर इसी तरीके से आने वाला है क्वेश्चन, बस घुमा फिरा कर कुछ अलग सलग कर देगा, तो आप बना सकते हो ना। फिर तब जैसे जैसे क्लास में आप डेली का यही प्रैक्टिस है, तो वहां भी जाके बस ही मार्क करके आएंगे सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला करना, नीला मतलब होता है ब्लू, ब्लू मतलब होता है बेस। इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने के लिए। तो क्या होने वाला है, ब्लू से बेस, मतलब ये इसमें जो होने वाला है कोई बेस होगा, कोई क्षार होगा, और जो क्षार होता है उसमें कौन सा आयन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, हम लोग सब जानते हैं OH माइनस आयन। तो होने वाला है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई क्षार आपको पहचानना पड़े, कंपाउंड दे दे बहुत सारा, उसमें से आपको जानना है कि कौन है क्षार, तो अधिकतर जिसमें OH लगा होता है ना, साथ में OH, उसको आप बोल सकते हो कि वो क्षार है। ऐसा ही होता है, कोई कंपाउंड एक्सेप्शन होता है तो नहीं आएगा। बस अभी आप ये ध्यान रख लो कि OH मीन्स क्षार, H+ आयन है मतलब
एसिड मतलब अम्ल। अब यहाँ पूछ रहा है NO2, एक NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारा कलर दिया हुआ है, भूरा, लाल, हरा, पीला। इसमें से बताओ। मैंने इसलिए बोला कि एक बॉक्स बना लो अपने कॉपी में कहीं पे भी इंपॉर्टेंट करके, और उसमें सारे कंपाउंड के कलर डालते जाओ अभी से, कि एग्जाम टाइम आपको गूगल सर्च या सोचना ना पड़े कि अरे ये भी याद करना है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा ना सोचना पड़े। इसके लिए आप क्या करो, ये सारे को एक बॉक्स के अंदर, एक इंपॉर्टेंट बॉक्स के अंदर डाल दो। एनो अगर नहीं भी पता है तो अभी मैं बता रही हूँ, इससे जानते जाओ, धीरे धीरे जानते जाओ और उसमें ऐड करते जाओ। ठीक है, नॉलेज ऐसे ही तो बढ़ता है। NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है, तो ये होता है लाल भूरा। तो आप इसमें भूरा लगा सकते हो, लाल भूरा मीन्स भूरा। तो ऑप्शन होगा इसका, अगर भूरा लाल एक साथ दे दे तो ऑप्शन नंबर होगा ए, भूरा। ठीक है, सारे लोग अपना अपना मार्क्स भी काउंट करते जाओगे कि कितना आप सही कर रहे हो, एकदम सही तरीके से। तभी तो मैं भी पता कर पाऊंगी ना कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है और कैसे कैसे उसमें गेन आ रहा है, वीडियो से कुछ भी मतलब प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं। अब ये देखो, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण, यहाँ पे क्या एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ना ही आपको अम्लीय लवण बोला है ना ही क्षारीय लवण बोला है, बस प्रबल लवण बोला है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा लवण जो कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बन रहा होगा, उसको बोलेंगे प्रबल लवण। ठीक है, हिंट दे दिए, चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, लाइव चैट में ड्रॉप करो, मैं देख रही हूँ सारे का। कौन सा ऑप्शन होने वाला है हमको पता है, इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन हम लोग देखें, क्या पता चला, ये बनता है NaCl किस किस के कॉम्बिनेशन से, NaOH प्लस HCl के कंबाइन होने से बनता है NaCl और H2O। अब पता कैसे चलेगा कि NaCl इसी क्षार के हेल्प से और इसी अम्ल के हेल्प से बनाया गया है, कोई भी लवण देखकर आप बता सकते हो। इसके लिए एक चीज भी मैंने बताया था क्लास में, क्या, कोई भी लवण का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, फर्स्ट आयन जो होता है वो क्षार से लिया जाता है, और दूसरे नंबर पे जो आयन होता है वो अम्ल से लिया जाता है। ठीक है, तो Na कौन से क्षार से आएगा, ऑफ कोर्स NaOH, और Cl है कौन से अम्ल में आएगा, तो HCl। अम्ल में तो दो तीन ही पढ़े थे, HCl पढ़े थे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़े थे, नाइट्रिक अम्ल पढ़े थे, तो ये सब ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ SO4 आ जाता तो हम समझ जाते कि ओ सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है, NO3 आ जाता तो समझ जाते कि नाइट्रिक अम्ल का यूज किया गया है ये बनाने में। ठीक है, तो यहाँ NaCl है तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का यूज करके उसको आपस में अभिक्रिया करवा के बना NaCl, तो इसको बोलेंगे प्रबल लवण, क्योंकि दोनों प्रबल है, ये भी प्रबल क्षार है, ये भी प्रबल अम्ल है। अब आप उसमें सोचते ही मत रहना कि क्या प्रबल लवण मतलब, तो ये ध्यान में रखना क्या बोल रहा है, सोचने का तरीका भी थोड़ा सही होना चाहिए, तो वो कैसे डेवलप होगा, आप क्वेश्चन करोगे तब। हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है, यहाँ पे है 7 to 7.8। चलो अब बताओ जल्दी से। ऑफ कोर्स हमारा शरीर या फिर पेड़ पौधा अच्छे से ग्रो कब करेगा, जब वो न्यूट्रल के आसपास होगा, और न्यूट्रल कब होता है, जब pH का मान होता है 7 के आसपास। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये है 7 के आसपास, मतलब हमारा ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये बहुत इजी पीजी क्वेश्चन था, pH के बारे में अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर एकदम अच्छे से दे सकते हो बिना कुछ सोचे समझे, है ना। चलो अब ये बताओ, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है, अब बताओ। मतलब बेकिंग पाउडर का यहाँ सूत्र नहीं बोला है, सूत्र अगर बोलता तो वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है,
मतलब खाने वाला सोडा, ऐसा कुछ बोलता है सूत्र, तो वो भी आपको आना चाहिए। यहाँ पे बस पूछ रहा है कि ये जो बेकिंग पाउडर है ना, वो मिश्रण है, तत्व है, मिश्र धातु है या यौगिक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताओ। तो बेकिंग पाउडर जो होता है, आप जान रहे हो ना बेकिंग पाउडर के बारे में, जो सेकेंड चैप्टर जब आप पढ़े होगे, मैं बेकिंग पाउडर के भी बारे में बताया है। तो बेकिंग पाउडर क्या है, एक यौगिक है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब आप पढ़ोगे सेकेंड चैप्टर के लास्ट में, ये खाने वाला सोडा, जब खाने वाला सोडा जो टॉपिक है ना, उसमें रिएक्शन ये सब का बात करता है, उसमें बेकिंग पाउडर के बारे में बताया गया है। अब एक बार देखना, अगर ध्यान नहीं है कोई बात नहीं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। जब मैं ऑक्साइड के बारे में जिक्र मैंने किया था क्लास में, तब उस टाइम बताई थी क्या कि अधातु के ऑक्साइड और धातु के ऑक्साइड, ये दो ऑक्साइड आप ध्यान में रख लो कि कौन अम्लीय प्रकृति का होता है और कौन क्षारीय प्रकृति का होता है। तो चलो आप यहाँ बताओ कि अधातु के ऑक्साइड, यहाँ लिखा है अधातु, अधातु के ऑक्साइड कौन से प्रकृति के होते हैं, अम्ल होगा, क्षारक होगा या लवण होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पूछ रहा है अधातु के ऑक्साइड। हम लोग जान रहे हैं कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो होता है क्षारीय प्रकृति का, ठीक है। और यहाँ लिखा है अधातु, तो ये होगा अम्लीय प्रकृति का। ध्यान में रखना कैसे, जैसे ये देखो धातु जो है, चलो धातु ठीक है, धातु के जस्ट उल्टा आ जाता है अधातु, ठीक है। अगर धातु और अधातु दो चीज आपके पास रहे तो आप ज्यादा चाहोगे कि मेरे पास धातु आ जाए, क्योंकि धातु महंगा होता है ना। अगर फ्री में कुछ दोनों मिल रहा होगा तो आप चाहोगे कि मेरे पास धातु आ जाए। मतलब एक होता है ना सही और गलत, तो इसमें अ लगाकर इसको गलत कर दिया, धातु के पूरे प्रॉपर्टी को अलग कर दिया। तो आप याद रख सकते हो अधातु मतलब अम्ल, अ से अधातु मतलब अम्ल, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। धातु मतलब धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होगा, अधातु मतलब अम्लीय प्रकृति, अ से अधातु, अ से अम्ल, ऐसे आप याद रख सकते हो। याद करने का सबके पास अपना अपना ट्रिक, अपना अपना, मतलब ऐसे पढ़ते जाओगे बनाते जाओगे तो समझ में भी आता जाए कि याद कैसे करें। ये अपने बच्चों के पास अपना ही टैलेंट होता है ना, याद करने का अपना लॉजिक होता है कि याद कैसे करें। अब कुछ टीचर बताते हैं उससे सीख लो, कुछ खुद से कर लो। अब ये बताओ, ये भी बहुत इजी है, मैंने बोला था कि इसका लिस्ट आपको याद हो जाना चाहिए सारा, जो भी है, ऑरेंज है, इमली है, टमाटर है, एप्पल है, नींबू का रस है, सारे में कौन कौन सा एसिड पाया जाता है ये आपको याद हो जाना चाहिए। बार बार पढ़ोगे, यूज करोगे, किसी को दे ही रहे हो तो आप उसको बता कर बताओ कि ये ऑरेंज है, इसमें तो सिट्रिक अम्ल होता है, ये नींबू का रस है, इसमें तो सिट्रिक अम्ल होता है, ये दही है, इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। बार बार आप यूज करोगे तो वो आपको ध्यान में आता जाएगा कि ओ इसमें ये अम्ल होता है, तो फिर आपको पढ़ने का, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। टीटी का डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, नो, लैक्टिक अम्ल, ये भी नहीं, ये तो दही में होता है, ये तो नींबू के रस में होता है, ये तो विनेगर में होता है, ये भी नहीं होगा, मिथेनोइक अम्ल है ना। इसलिए ये दोनों में से कुछ भी काट ले तो बेकिंग सोडा रगड़ लो, उसका डंक खत्म हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया यही तो है। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसलिए तो पढ़ते हैं कि अगर कुछ भी काट ले, नेटल क्या है, एक लीफ है, डॉग प्लांट होता है जो कि ना वो क्या देता है, वो क्षार प्रोड्यूस करता है। तो डॉक और नेटल प्लांट एक ही जगह रहता है, प्रकृति में भी ये गुण है, अम्ल और क्षार दोनों एक ही दूसरे। अगर आपको नेटल का डंक लग गया तो जल्दी से डॉक प्लांट जाके वहां पे लगा लो, उसका डंक का जो प्रभाव होगा वो खत्म हो जाएगा। टीटी जैसे ही काट ले, घर में सोडा रखा रहता है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, उसको जाके रगड़ लो, उसके विलयन को लगा लो, उसके घोल को लगा लो, वो सही हो जाएगा, उसके डंक का प्रभाव जो होता है ना, आपको दर्द कम होने लगेगा। ये सब नॉर्मल चीजें, ये सब नेचुरल है, आप याद रखो ये सब, ठीक है। जितना भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं वो सारे डेली लाइफ से रिलेटेड रहते हैं, आप बस जस्ट ध्यान दो। पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से नहीं, मजे तरीके से पढ़ो कि ये भी हमारे लाइफ का ही पार्ट है जो कि हमको क्लियर करना है, समझना है। एग्जाम को भी आप बोझ मत समझो कि यार एग्जाम है, प्रेशर डालो मत,
बस एग्जाम है, वो भी मेरे एक लाइफ का पार्ट है जो कि उसको भी देना है। जैसे होता है ना कि खाना खाना भी एक मतलब कि सुबह उठे ब्रश करना जैसे एक लाइफ का पार्ट हो जाता है, उसी तरीके से पढ़ना भी एक पार्ट है लाइफ का। पढ़ने से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। सीखने के बेसिस पे आप पढ़ोगे ना तो बहुत मजे से आप पढ़ सकते हो, टेंशन नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, आप एग्जाम में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, चलो बताओ। ग्लूकोज बहुत इजी है, बच्चे बच्चे से पूछो जो केमिस्ट्री स्टार्ट भी नहीं करता, बस साइंस पढ़ रहा होता है, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहा होता है, उस टाइम भी उसको पता होता है कि वो ग्लूकोज और सुक्रोज शुगर ये दोनों का सूत्र पता होता है। तो ग्लूकोज का क्या होने वाला है? C6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और इधर 6, 6 6 और बीच में 12, CHO। ऐसे याद रख लो, C6H12O6। नंबर देखो कितना सेम सेम है। मोबाइल नंबर जब 10 नंबर का याद हो जाता है तो ये क्यों नहीं याद होगा? याद तो हो जाना चाहिए। और बस CHO है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसी के नंबर का इधर उधर है, बस याद कर लो, है ना। और शुगर का जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो तो, शुगर का, चीनी का क्या होता है रासायनिक सूत्र? इसमें पूछ रहा है कौन सा अम्ल है। अभी जस्ट मैंने बताया कि आप अम्ल, लवण, क्षार आप जान सकते हो। इसके मतलब जान सकते हो कैसे? जिसमें हाइड्रोजन आयन दिखे वो हो गया अम्ल, जिसमें OH दिखे वो हो गया क्षार। चलो बताओ इसमें क्या होगा? CaO, नहीं इसमें H है नहीं OH है, तो ये गायब। KOH है, OH आ गया यहाँ पे, मतलब ये क्षार है। यहाँ तो पूछ रहा है कौन एक अम्ल है? HCl है, ठीक है, यहाँ पे H+ आयन दिख रहा है, यहाँ है NaCl, यहाँ ना H है ना OH है, तो ये भी कैंसिल हो गया हमारा ऑप्शन नंबर C। देखो मेरा ट्रिक काम आया ना, ऐसे ही आपको काम आएगा। बस ध्यान में रखना कि एसिड मतलब अम्ल, अम्ल मतलब H+ आयन, बेस मतलब क्षार, OH- आयन, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तनु HCl का मान क्या होगा? ऐसे तो 6.98 के आसपास होता है, लेकिन देखो यहाँ पे इतना सारा जब ऑप्शन दे देना और लिखे यहाँ तनु HCl, मतलब ज्यादा एसिडिक होने वाला है, बहुत एसिडिक होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे? 0 to 14 स्टार्ट होता है ना पीएच का मान, तो सबसे कम मतलब बहुत कम होगा पीएच, एसिडिक नेचर का होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आप डी लगा सकते हो। ठीक है, तो तनु HCl मतलब बहुत अम्लीय, बहुत अम्लीय मतलब पीएच मान सबसे कम, तो जो भी सबसे कम दिखे पीएच मान उस पे आप टिक कर दो। निम्नलिखित में कौन, इसका आंसर बताओ जल्दी से, खुद ही से पढ़ो और खुद ही से आंसर डालो, फिर मैं बताऊंगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हो या आपने सही पढ़ा। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, आपने भी पढ़ा होगा, किसी किसी से होगा कि ये नहीं छूट गया होगा, नहीं कोई कोई ध्यान नहीं देता, बस अचानक से पढ़ते हो किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और बस वही पढ़े और ऑप्शन नंबर ये टिक कर दिए, लेकिन ये ऑप्शन नंबर नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो कुछ भी हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करेंगे, क्वेश्चन को एकदम इत्मीनान से पढ़ना है और अच्छे आंसर, ऑप्शन टिक करना इजी है, कंसेप्ट याद है, आप ऑप्शन लगा सकते हो सही आंसर। क्वेश्चन ही आप सही तरीके से नहीं समझे फिर सारा तो गलत ही करके आ जाओगे आने के बावजूद भी। यही सारे बच्चे होते कि मैंने इतना पढ़ा था फिर भी मैंने मेरा सारा गलत आ गया, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, सारा इसी वजह से होता है। आप क्वेश्चन कुछ तो कुछ गलती कर रहे हो, कुछ ना कुछ गलती कर रहे होगे, या तो क्वेश्चन आप गलत समझ रहे होगे, क्वेश्चन में कुछ छूट जा रहा होगा, या ऑप्शन ही आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये सारा डेवलप होगा आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप अच्छा बनोगे, अच्छे होगे क्वेश्चन सॉल्विंग में। बोल रहा है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो यहाँ आप जान रहे हो हल्दी का तो इस्तेमाल करते ही है, परे भी थे मेथिल ऑरेंज फिनॉल फिथालिन, ये सारे का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, किसका नहीं करते हैं? मूली का। ऑप्शन नंबर होने वाला है यहाँ ऑप्शन नंबर डी।
ये सारा आप ध्यान में रखोगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी में। अब ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? चलो बताओ। ये सारा बुक में नहीं लिखा होता, लेकिन ऑब्जेक्टिव फिर भी दे दिया जाता है, जैसे वो फिटकरी वाला था। ये है बिना ज्वाला के जलता है। चलो बताओ, डेली लाइफ में यूज तो करते, कहीं कहीं पे लिखा हुआ भी होता है बोर्ड पे। ये सारा कहीं कहीं पे बुक में लिखा भी होता है। मोमबत्ती, इससे तो ज्वाला जलता है, ज्वाला आता है। मिथेन गैस, नो। किरोसिन, किरोसिन जब आप रखोगे कहीं तो उससे तो ज्वाला आएगा, तो ये भी नहीं होगा। कोयला, कोयला को जब जलते हुए आपने देखा होगा तो कोई लौ आता है क्या बाहर? नहीं, बस वो तपते रहता है, रेड रेड हो जाता है। तो कौन होगा? बिना ज्वाला का जलता है तो कोयला। ठीक है, किरोसिन मत डालना। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, तो आप ऑप्शन नंबर डी डालना। हमारा स्लाइड हो गया फिनिश। चलो अब बताओ फटाफट से कि आपका मार्क्स कितना आया। 20 क्वेश्चन था हमारा टोटल, अब 20 में से आपने कितना सही किया, और मे बी अब आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नॉट अच्छे तरीके से फिर भी कंप्लीट हो गया होगा। आप बार बार और भी ढेर सारा क्वेश्चन करोगे तो आप बेस्ट बन जाओगे सारे चैप्टर में। सारे चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आपसे किया जाए आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हो। फर्स्ट आप बताओ कि आपका मार्क्स कितना आया 20 में से, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा? कुछ प्रॉफिट आपको लगा कि नहीं? कि कुछ, चलो ये मैंने इतना टाइम दिया इस लेक्चर पे तो कुछ आपको लगा कि कुछ तो सीखने को मिला। कोई ना कोई चीज, जितना भी लाइफ में जो भी चीज आता है उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए किसी को भी उबाऊ नहीं समझना है कि अरे केमिस्ट्री है चलो इसको छोड़ देते हैं, ये तो साइंस का छोटू सा पार्ट है, मन भी नहीं लगता ऐसे भी पढ़ने, कौन उतना टाइम देगा। ठीक है, आप खुद से नहीं पढ़ रहे हो, कम से कम लेक्चर देख लो। और ये जो लेक्चर है शनिवार के शनिवार जो 7 बजे आता है, वो आप हमेशा सप्ते में बस एक बार, वो भी आधे से 1 घंटे, 1 घंटे भी नहीं, 30 to 45 मिनट आपको देना है। क्या उसके उतना आपके पास टाइम नहीं है? आप खाते खाते भी आप बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपका दिमाग का फोकस जो होना चाहिए फोन के स्क्रीन पे होना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर सकते हो। तो इतना टाइम तो आप दे ही सकते हो केमिस्ट्री के लिए, है ना? क्योंकि एग्जाम में अगर बेस्ट करना है तो ऑल द बेस्ट। फिलहाल आप पढ़ते रहो, पढ़ाई अच्छे से करो। फिलहाल बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। थैंक यू।